हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं हमारा विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स का सितंबर 2024 का कल्चर वाला पोर्शन जो हमें करना है आज। किसी भी टॉपिक को हम अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कल्चर वाले वीडियो तक आते आते आप लोग देखना ही बंद कर देते हो, चाहे व्यूज़ ही कम हो जाते हैं। मत करो ऐसा, क्योंकि किस समय पे यूपीएससी किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछेगा, इसीलिए इसको अनप्रेडिक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो आप प्लीज़ सारे टॉपिक्स को एक जैसा समझते हुए उसको करते चले जाओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो जो भी बच्चे चैनल पर सबसे पहले जो नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे 2-2.5 साल की वीडियोस आपके लिए क्रिएट की गई हैं चैनल पर, आप उसका प्लेलिस्ट चेक करिए। बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए, सो दैट आप उससे भी जुड़ के इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स शेयर जो होती हैं वहाँ वो कर पाएँ, और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि भाई कितना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो भी आप तक पहुँच पाए। तो आज हम सीधा कल्चर पे शुरू करेंगे। 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले जानो ये क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 100 साल कंप्लीट हो गए हैं हड़प्पन की सिविलाइजेशन को। अगर आपको याद हो, 100 ईयर्स सिंस जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, अगर आपको एएसआई के बारे में आपने पढ़ा हो, इन्होंने ही सबसे पहले 1924 में 20 सितंबर के दिन, और सितंबर की क्योंकि हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अनाउंस किया था, उसकी डिस्कवरी को अनाउंस किया था। ठीक है। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होती हैं, है ना, और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी जानकारी के लिए ही चैनल जो है वो आपको सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फ़ायदा होता है। देखो, हम जब अपने से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी बातों का हमें पता नहीं चलता है गाइस। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रीड दीज थिंग्स फ्रॉम द कंटेंट, जो कि एक अच्छा आपको अगर मिल जाता है ना, तो मेरे को लगता है कि पीएम पाठशाला उस पर डेफिनेटली काम कर रहा है। तो आर्कोलॉजिकल, जैसे देखो सर्वे ऑफ इंडिया की बात आई, इकोलॉजिकल पार्क्स भी होते हैं। तो अब ये करते क्या है आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले, इंडिया वाले, है ना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है? देखो, ये तो सबसे पहले तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स अगर आपको देखना हो तो, और बहुत सारे 36 सर्कल्स में ये बनाए रखा है। और फादर ऑफ एएसआई से मेरा एक सवाल है आपसे, एएसआई के फादर, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, फादर ऑफ एएसआई किसे कहा जाता है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, आपको पता है। मॉन्यूमेंट्स की जानकारी देना, ठीक है, एक गवर्नमेंट एजेंसी का पार्टी है बेसिकली। रिसर्च करना, कैसे कल्चरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, उस पर काम करते हैं, है ना। तो और ये देखो, ब्रिटिश राज के टाइम से ही आ गया था। आप देखो ना, इसकी फॉर्मेशन का ईयर कब है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1861 में है। तो 163 ईयर्स अगो ही इसको बना दिया गया था, और एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको इसीलिए बनाया गया कि ना ये सारी चीज़ें की जा सके, प्रिजर्व किया जा सके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल को। तो ये 20 सितंबर 1924 को अनाउंस किया गया कि 100 साल सिंस जॉन मार्शल ने कंप्लीट किए हैं, तो वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया। अब हम समझते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, अगर इसका बैकग्राउंड चेक करते हो ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को आईवीसी बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला जाता था। हड़प्पा में ये डिस्कवर हुआ, मॉडर्न डे जिसको आप पंजाब वाला जो प्रोविंस है ना पाकिस्तान में, ध्यान से समझना, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले ये हड़प्पा में डिस्कवर हुई। हड़प्पा आज की डेट में पंजाब का वो प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, स्थित है। 1921 में बाय दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था। बड़े ध्यान से समझना, अगर नहीं पता ये जानकारी तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बीइंग एन एस्पिरेंट। और जो लोग, देखो कई बार क्या होता है ना, चैनल ऐसे ही खुल गया पीएम पाठशाला, अगर आपके पास ऐसे ही पहुंच रहा है, आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो और सिर्फ अपने करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कर रहे हो, तो वो भी मुबारक है।
वो भी आपको एक नॉलेज ही बेसिकली, ये एक ऐसी चीज़ है देखो, जो लोग ना इंटेलेक्चुअल हैं, जो चाहते हैं अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को और बढ़ाना, ताकि वो एक ऐसी भी, वो कई बार ना हम ऐसे सोसाइटी में बैठते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए डिस्कस करने के लिए, राइट। तो वो भी एक, मैं समझती हूँ कि चैनल उस पर भी बहुत काम कर रहा है कि हर किसी तक इस तरह की वीडियोस पहुँचें जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, आपको पता चले देश में क्या चल रहा है, कल्चर में क्या चल रहा है। क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स नहीं बताएंगे आपको, ये चैनल्स बताएंगे। यूट्यूब जो होता है ना, इसके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है कि आपको कई तरह की जानकारी मिलती है। अच्छा, दयाराम साहनी जी ने ये बनाया। इसको ना, जो इस पूरी एज है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इसको ना ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉपर बेस्ड अलाव आए थे। एलॉयज आप समझते ही हो ना, 2 से 2 ज़्यादा जो मिक्स मेटल्स करके जो बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको अलॉय कहते हैं। लोकेशन जो है इसकी, वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट है। 2000 साइट्स पे ये फैला हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर जितनी भी साइट्स हैं ना, वो लोकेटेड है इंडस और सरस्वती बेसिन के बीच में से साइट्स पाई जाती हैं। ध्यान से समझना इस बात को आप। अच्छा, एक्सटेंट जो सिविलाइजेशन का है वो कैसा है? देमाबाद महाराष्ट्र सदर्न मोस्ट में सिविलाइजेशन कैसे कैसे स्थित है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलमगीरपुर यूपी ईस्टर्न मोस्ट में। ध्यान रख, इसका जो सिविलाइजेशन है, इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो देमाबाद महाराष्ट्र पड़ता है, ईस्टर्न मोस्ट में यूपी पड़ता है, तो वहाँ अलमगीरपुर शहर पड़ता है। एक पड़ता है सुत गेकंदौर जो कि पाकिस्तान वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, और एक मांडा पड़ता है जम्मू में जो कि नदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है, ठीक है। इसका ना अगर आप टाइम पीरियड देखते हो तो ये 6000 BCE से लेकर 1300 BCE तक फ्लरिश हुआ। अच्छा, इसमें ये भी बताया जाता है कि कैसे ना, देखा जाए तो हड़प्पन कल्चर्स का कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ये भी हमें इसी से पता चलता है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे हमने यहाँ पर डेवलपमेंट देखी। अच्छा, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ना, अब जो ये पूरा फेज़ है ना, ये कैसे कैसे आया। कह रहा देखो, अर्ली जो हड़प्पा था ना, 6000 BC से लेकर 2600 BC तक, और ये सबसे पहले यहाँ पर ना हड़प्पन पीरियड की यहीं से शुरुआत हुई। याद करो 6 BC, अगर आपने 6 सेंचुरी पढ़ा है और नहीं पढ़ा है ना, तो RS शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाली गई है, उसके एक एक चैप्टर को कंसोलिडेट करके डाला गया है। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ रियली अ गुड फ्रूट फॉर यू। आज का गिफ्ट है, समझ लो और तैयारी कर लो। उस मेच्योर फेज़ में 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक यहीं पर अर्बन जो शहर, अर्बन फेज सिविलाइजेशन का था, वो स्टार्ट हो गया था। एंड इट्स मोस्ट प्रॉस्पेरस पीरियड, यू नो, जो मोस्ट मेच्योर पीरियड था हड़प्पन्स का। अच्छा, इसी के बाद दिस डिकेडेंट फेज़ यहाँ पर आया, लेट हड़प्पन्स का आया 1900 BC से लेके 1300 BC तक। इसमें भी ना पूरा देखो फेज़, देखो आप, पीरियड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन का फेज़ देखो एक तो ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्रिएट होने लग गई 4000 BC में, ठीक है। एक इजिप्शियन 3000 में शुरू होने लग गई। ऐसे ही 2000 BC में क्या शुरू हुआ? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन शुरू हो गया। ये सारा शुरू हुआ इसी मामले में। अच्छा, इसी में देखो की फीचर्स, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या की फीचर्स थे, यू शुड अवेयर अबाउट इट। सबसे पहला यहाँ पर फीचर देखो, टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर। देखो ये ना हमें आज भी सीखना चाहिए। इतना सुंदर इनका प्लानिंग होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कि बहुत सुंदर। तो टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ये सारा कुछ प्लान होने लगा। टाउन प्लानिंग में क्या होता था? ग्रिड पैटर्न होने लग गए। टाउन्स वर ना रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, और ना इसमें रोड्स होते थे, राइट एंगल्स वगैरह बन रहे होते थे। बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था जिप्सम मोटर के साथ, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो सभी घरों को ना स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट करता था, तो वो भी एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। उसी के साथ साथ यहाँ ना जो आर्किटेक्चर था उसमें सिटाडल्स होते थे, बड़े बड़े ग्रेनरीज होते थे। ग्रेट बाथ जो बहुत फेमस थी मोहनजोदारो की, वो थी। मल्टी स्टोरी यहाँ पर बिल्डिंग्स होती थी। तो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे इस तरह से ना पूरी टाउन प्लानिंग करी गई थी कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न हो, रोड जो हो राइट एंगल में लगे हों। इस तरह से यहाँ पे देखो आप एक एक चीज़ को कितना सुंदर तरीके से प्लान करा जा रहा है, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, बेसिकली दे आर डूइंग अ गुड वेल प्लान, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं।
अच्छा, एग्रीकल्चर में अगर आप देखते हो तो ना यहाँ के जो फील्ड्स को प्लाऊ किया जाता था वुडन प्लाऊ शेयर से, लकड़ी का लिया जाता था, उसमें ऐसे मेन क्रॉप्स बोने होती थी इनको, वीट, राइस, मिलेट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, इसको ग्रो किया जाता था। और ये अर्लीस्ट थी जो उन्होंने ना कॉटन इन द वर्ल्ड को प्रोड्यूस किया था। ग्रीक्स में ना इसको सिंडन भी बोलते थे, मेन क्रॉप्स को बेसिकली। तो अर्लीस्ट थे, तो सबसे पहले उन्होंने कॉटन बनाया। अगर डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का देखा जाए तो चाहे ऑक्सन हो, बुफेलो हो, शिप हो, कैट हो, हम्ड बुल्स हो, इन सभी को डोमेस्टिकेट किया गया था। एलिफेंट है, राइनोसोर्स होते थे, इन ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाने जाते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हुई। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने आप देखोगे यहाँ पर वो था क्राफ्ट्स। तो दे वर स्किल्ड इन स्पिनिंग करना, बोट बनाना, सील मेकिंग करना, टेराकोटा करना यानी जो पोटर का व्हील होता था वो बनाना, बीड मेकिंग करना, ये सारे काम यहाँ पे किए जाते थे। वेराइटी ऑफ मटेरियल्स को, बीड्स को ना बड़ा रिमार्केबल होता था। यहाँ पे तो स्टोन्स होते थे, कार्नीलियन होते थे, ब्यूटीफुल रेड कलर के, जस्पर का, क्रिस्टल्स का, कॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता था। सील जो होते थे वो मोस्टली स्टेटाइट होते थे, कमर्शियल पर्पज। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना एमुलेट्स वगैरह बहुत माने जाते थे। मतलब ये जो लोग होते थे थोड़ा सा अंधविश्वास वगैरह आप समझ लो, काइंड ऑफ मानते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ये बहुत चलता था एमुलेट्स वगैरह पहनना। एमुलेट समझते हो? एमुलेट जैसे आपका पहनते नहीं है कि नजराना तरह से, कि वो आपको नज़र ना लगे, तो उसी के लिए ना एमुलेट्स वगैरह बनाए जाते थे, जिसको आप ताबीज बोलते हो हिंदी में। ठीक है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी कुछ कुछ टाइट लगाए जाते थे कि ये याद रहे कि ये इस विशेष चीज़ के लिए बनाया गया था। आयरन ना अभी तक देखो क्राफ्ट के टाइम पे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का अभी किसी को पता नहीं चला है। फिर यहाँ का अगर आप आर्ट देखोगे तो ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गए थे। जैसे डांसिंग गर्ल, अगर आपने इनका पोस्टर देखा हो तो वो बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो उससे ये करने लग गए थे। अब देखो लॉस्ट वैक्स टेक्निक समझते हो क्या होता है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब होता है कि ना इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करना, कि एक मेटल वर्किंग प्रोसेस है जिसमें ना आप क्या कर रहे हो, वैक्स को की वजह से ही एक ना मोल्ड कर रहे हो मेटल को मोल्टन बना रहे हो। ठीक है, एक डुप्लीकेट ओरिजिनल क्रिएट करने के लिए। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक अगर आप देखोगे तो आईवीसी के टाइम पे आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही आया था। एक पैटर्न क्रिएट करता था, मोल्ड और मॉल्टन मेटल को मोल्ड में कन्वर्ट करता था, यानी कि ना सॉलिड मेटल से एक्सट्रैक्ट करता था। ठीक है, और फिर फिनिश करता था उसको, पीसेस वगैरह में कन्वर्ट करने का काम करता था ये। तो आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी इसको बारे में जानने को मिलेगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में, कि कैसे ना वो क्ले के द्वारा टाइनी होल करते थे, फिर उसको हीट करते थे, फिर वैक्स मेल्ट होती थी, बाहर निकलती थी, जो स्कल्पचर होता था उसको फिर मॉल्टन ब्रॉन्ज में डाला जाता था, पोर किया जाता था, और फिर इसको कूल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये सारा जो टेक्निक है उसके फ़ायदे पता है क्या होते थे? इससे बहुत जल्दी जल्दी स्टैचू बनने लग जाता था। वैक्स को फिर आप एक रियूजेबल मटेरियल की तरह भी यूज़ कर पाते थे, है ना। लड़कियां तो स्पेशली जानती होंगी वैक्स के फ़ायदे क्या होते हैं, तो डेफिनेटली, है ना। तो वो एक तो रियूजेबल मटेरियल की तरह। फिर इसका जो ना देखो स्टोन स्टैचू वगैरह बियर्ड मैन होते थे स्टेटाइट से बने हुए, मोहनजोदारो के टाइम पे आपको मिलेगा। मदर गॉडेस होती थी, वो मिलती थी। ऐसे ही ना यहाँ पर देखो देखो ट्रेड एंड कॉमर्स भी शुरू हो गया था। इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड वगैरह होते थे। मेसोपोटामियन से या अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आराम से ट्रेड वगैरह चलता था। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड ऐसे इंडस रीजन में करना, है ना, जैसे दिलमुन, बहारैन, मकान वगैरह में होते थे। और ना रिलीजन एंड कल्चर की बात करें तो जो यहाँ के डीटी होते थे ना, वो मेल डीटी पशुपति को पूजते थे बेसिकली यहाँ पर। और मदर जो गॉडेसेस होती थी, फालस वगैरह, ये इसकी होती थी। कोई ना यहाँ पर ना टेम्पल नहीं पाया जाता था। ठीक है, नेचर की वर्शिप होती थी यहाँ पर, से ट्री है, पीपल है, एनिमल, इनकी वर्शिप की जाती थी। राइटिंग सिस्टम का देखोगे तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी, जो ना बूस्टोफिडॉन स्टाइल में लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द नेक्स्ट लाइन, हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता था। मतलब कुछ लाइन ये ऐसे लिखते थे, यहाँ से शुरुआत करते थे, यहाँ ख़त्म करते थे। कुछ लाइनें यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करते थे। तो उसको पिक्टोग्राफिक और एक बूस्टोफिडोन स्टाइल बोलते थे इसको। अब ना इस साइट में ना कुछ भी डेसिफर करना आसान नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद ना क्या हुआ कि सिग्निफिकेंस की बात आई कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बनाया गया। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था ना, ये अर्लीस्ट एविडेंस देता था कि साउथ एशिया की लाइफ है कैसी, वहाँ के लोग आके कैसे सेटल हुए।
फिर यहाँ पर ना, ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है यहाँ ना, कैसे अर्बन प्लानिंग शुरू होने लग गई, कैसे अर्बन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट की अगर कभी भी बात होती है तो आप आईवीसी को कभी मत भूलना, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कभी मत भूलना। फिर यहीं पर एविडेंस मिले कि ना ट्रेड नेटवर्क बैठने लगा था, कल्चरल एक्सचेंज होने लग गया था, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के प्रोसेस समझ आने लग गए थे, एनवायरनमेंट की वजह से कैसे डिक्लाइन हो रही हैं चीज़ें वो समझ में आने लग गया था। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वो भी अब समझ में आएगा। अब तो पहला इसमें क्या है, अनडेसिफर्ड राइटिंग सिस्टम के बारे में बात होती है। यानी ये क्या करते हैं, लिमिट करते हैं कि आपकी कैसी लैंग्वेज है, कैसा कल्चर, कैसे बिलीफ्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अनडेसिफर्ड राइटिंग सिस्टम होने लग गया था, बहुत ज़्यादा डेसिफर नहीं था यहाँ पर, आप बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, भाषा नहीं समझ पाओगे, तो डेसिफर नहीं था, आप समझ रहे हो, यानी कि रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं हो पाती थी। और अनडेसिफर्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि कैसे उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, कैसे बिलीफ सिस्टम को कैसे बाहर निकालोगे। फिर दूसरा प्रॉब्लम होता था कि हायरार्की समझ नहीं आती थी सिविलाइजेशन में, कि सिटी है, रेसिडेंशियल है, कोई सेंट्रलाइज पॉलिटिकल थ्योरी है या क्या सोशल अथॉरिटी है, वो समझ नहीं आता था। वुमेन का रोल सब यहाँ तक समझ आता था कि भाई वुमेन आर्ट एंड सील में काम कर रही है, एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, वुमेन का राइट्स क्या है, क्या क्या अधिकार मिले हैं, उसका पता नहीं चलता था यहाँ पर। फिर न्यू एविडेंसेस शुरू हुए कि भाई सिविलाइजेशन का कैसे, तो न्यू आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन की रिवील हुई, 5200 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन एट पेटताबैट कच्छ गुजरात में। तो डीएनए एनालिसिस होने लग गया स्केलेटन्स का, राखी गढ़ी में रिवील हुआ कि जो डीएनए है हड़प्पन्स का वो कॉन्टिन्यू रहने वाला है। ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट जो हड़प्पा के हैं डिस्टेंट रीजन से, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। फिर यहाँ पर ना डिक्लाइन भी हो रहा है, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा है, यानी यहाँ पे ना सॉइल की फर्टिलिटी हो नहीं रही है इतनी, बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलमिटी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आर्यंस का इन्वेजन होने शुरू हो गए। तो फिर एग्जैक्ट ना अब समझ नहीं आ रहा कि ना रीज़न क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों, चैलेंज था जानना। फिर एस्केवेशन की चिंता, चैलेंजेस उसके पीछे भी थे, लिमिटेड एस्केवेशंस थी, जो पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिक फैक्टर्स थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लोकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। अगर आप रिकवरी की बात करते हो तो फिर कुछ तो खो ही चुके हैं पास्ट में, कई साइट्स की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ पहले ही वो फ्लड की वजह से, इरोजन और मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से उनका पहले वाला जो जैसा उनका स्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो कंक्लूडिंग लाइन में यहाँ पर बोल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होती है ना, वो बहुत अर्लीस्ट और बहुत एडवांस अर्बन सोसाइटी है, और 1300 BCE से वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और उसने अर्बन प्लानिंग के कुछ तो मार्क छोड़े हैं, क्राफ्टमैनशिप, मेटलर्जी, ये सारे के सारे मार्क छोड़े हैं। तो मिस्ट्रीज़ के सराउंडिंग में ये समझ में आता है, जो अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी ना, और जो सडन डिक्लाइन हुआ है, उसकी वजह से ही हड़प्पा में एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि भाई साउथ एशिया में, क्योंकि अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई थी, क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी से थी, इसकी वजह से एक बात पूरी तरह से पक्की हो गई कि भाई यहाँ पर कल्चरल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन साउथ एशिया का बहुत खूबसूरत हुआ करता था। कह रहा फिर कुछ साइट्स ने ना और ज़्यादा डिक्लेयर किया, कह रहे जैसे अब देखो ये ना नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं कि हड़प्पा वाला दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया 1921 में। मेजर फाउंडिंग्स भी पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी का कुछ पता नहीं है, जैसे मदर गॉडेसेस, लिंगम ग्रैंडरीज वगैरह का याद रख लेना। मोहनजोदारो अगेन इन पाकिस्तान, आर.डी. बनर्जी, नाम याद रखना। टाउन प्लानिंग्स और ग्रेट बात बहुत ज़्यादा यहाँ पूछा जाता है। फिर गनवेरी वाला का याद रखना, चोलिस्तान एरिया, राखी गढ़ी हरियाणा इन इंडिया, पहला डिस्कवर हुआ ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, राखी गढ़ी साइट थी, हरियाणा के अंदर है, तो कभी विजिट करना हो तो चले जाना। धोलावीरा गुजरात के अंदर है ये, यहाँ पर बड़ा अच्छा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, हमें यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम सीखना चाहिए। लोथल गुजरात में डॉकयार्ड और फायर अल्तार्स आपको बहुत मिलेंगे देखने को, तो यानी किसी को भी भूलना नहीं है। अब जैसे मान लो गनवेरी वाला ही पूछ ले, वो कहाँ पर है, चोलिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान में, रफ़ीक मुगल जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर देख के ना फिर आपका ये हाल ना हो जाए कि यार इतनी मेहनत की और आ भी नहीं रहा है। तो इसीलिए ना देखो, करंट अफेयर विजन आईएएस की मैगजीन से सच बता रही हूँ, मतलब आपका काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है अगर आपने इस मैगज़ीन को उठा लिया और वीडियो सुन ली ना, आपका काम हो गया यहीं पर ही। फिर आपको गारंटीड करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी, आपको पता होगा स्टैटिक पोर्शन में क्या पूछेंगे, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पोर्ट ब्लेयर रीनेम डैश श्री विजयपुरम।
पोर्ट ब्लेयर जो है वो यूटी है, पता ही है आपको, कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आप कभी विजिट किया हो तो उसी का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम हो रहा है अभी, क्योंकि है ना, तो नाम तो कई जगह चेंज ही हुए हैं, आप जानते ही हो। तो इसका भी नाम चेंज हो गया, इसका नाम श्री विजयपुरम हो गया है। तो पोर्ट ब्लेयर मत बुलाना, अब श्री विजयपुरम बनाना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयपुरम हो जाएगा। इसकी सिटी जितनी भी विलेज वगैरह है, रेलवे स्टेशन है, रीनेमिंग चली रही है, आपको पता ही है, एमएचए की गाइडलाइंस द्वारा। तो कोई भी प्रपोजल जब दिया जाता है, स्टेट को मिलता है कि फुलफिल करना है, तो फिर मिनिस्ट्री पूरा उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाती है। देर आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट उसके नाम को चेंज कर देता है। सीधा सा एक प्रोसेस है नाम चेंज करने का। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपने भी बैठना है, आप भी बैठोगे मिनिस्ट्री के अंदर जाके, तो आपको पता होना चाहिए ना काम कैसे करना है। अच्छा, पर्पस क्या होता है रीनेमिंग करने का? मकसद ये होता है कि ना, अगर जैसे डिसीजन लेना है ना अभी, कि हम कॉलोनियल इम्प्रिंट से ना बिल्कुल फ्री हो जाना चाहते हैं, हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स का कोई प्रिंट ना रह जाए, कोई इनका यहाँ पे वो ना रह जाए, तो वो हमारी कोशिश होती है। वाइल द नेम पोर्ट ब्लेयर कॉलोनियल लेगेसी थी, आप जानते हो। तो श्री विजयपुरम इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अंडमान एंड निकोबार में यूनिक रोल रहा था श्री विजयपुरम जी का, विक्ट्री सिम्बलाइज किए जाती है, तो इसीलिए हमने इनको रखा। और इनके बारे में जानो, अभी इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करनी है बात। देखो ये सारे के सारे ट्रेड रूट हुआ करते थे उस टाइम पे, चोला टेरिटरी थी ये पूरी की पूरी। चोला एम्पायर वगैरह भी पढ़ा रखा है, वो भी पढ़ लो आप बल्कि जाके। देखो श्री विजयपुरम एंड इट्स कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में समझो। देखो श्री विजय ना एक एंशिएंट नेम था एम्पायर का, और इनका जो बेस होता था वो सुमात्रा इंडोनेशिया में था, और ये इन्फ्लुएंस करते थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया को। बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन हुआ इस पूरे श्री विजयपुरम में, और एम्पायर वॉज सपोज टू हैव डिक्लाइन 11th सेंचुरी एडी के अराउंड ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत सारे नेवल रेड्स चोला और उसके पोर्ट्स में होने लग गए थे। तो चोला ने यहाँ पर इन्वेड किया, श्री विजय वॉज अ यूनिक इवेंट। तो पीसफुल यहाँ पर इस तरह चलता रहता था साउथ एशिया के अंदर। और देखो यहीं से पता भी चलता है कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस था साउथ ईस्ट की एशिया में भी। तो श्री विजयपुरम एक बहुत बड़ा, आप समझो ये एक सिटी इन इंडिया रही है, और इसका एक बहुत बड़ा आप समझो कि नाम रहा है इसके चलते, कि भाई काफ़ी काम यहाँ पे निकल कर आया है ना। और श्री विजयपुरम में देखो नाम आपको पता ही चल गया कि रिसेंटली चेंज हो गया, तो श्री विजयपुरम याद रखना आप। हम कॉलोनियल लेगेसी ना चाहते नहीं हैं बिल्कुल भी। और थोड़ा अगर मैं पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री समझाऊँ तो थोड़ा हिस्ट्री ले लो, आप समझ लो। देखो अंडमान आइलैंड होता था, ठीक है, आप जानते हो वो स्ट्रेटेजिक नेवल बेस था चोला एम्पायर का। अगर आपको याद हो ना, अगर आपने चोला एम्पायर थोड़ा भी पढ़ा, नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लेना आप। राजेंद्र चोला वन करके एक राजा हुआ करते थे चोला एम्पायर में 11th सेंचुरी में। उन्होंने श्री विजय एम्पायर जो प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है उसको किया था अटैक, और यूनिक मिलिट्री इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में ये। फिर चोला ने इन्वेड किया श्री विजय पर एक अटैम्प्ट की तरह, फिर चोला डोमिनेंस बढ़ गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम पहले ना आर्किबल्ड ब्लेयर भी रखा गया था ब्रिटिश नेवल ऑफिसर के नाम पर, क्योंकि बहुत उन्होंने वहाँ पर एक पिनल कॉलोनी बनाई थी, सिंबल था ऑपरेशन का। तो वो रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबाने के लिए सब किया गया था। तो ये सब चीज़ें चली हैं, तो आपको ना ये सारी बातों का पता होना चाहिए कि श्री विजयपुरम कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। अब देखो कॉलोनियल लेगेसी पोर्ट ब्लेयर की, ये भी आपको पता ही होनी चाहिए कैसे आया। सिटी ऑफ, मैंने जैसे आपको बताया कि पोर्ट ब्लेयर जो थी वो आर्किबल्ड ब्लेयर के नाम पे पड़ी थी, नेवल सर्वाइवर लेफ्टिनेंट थे ये। बॉम्बे मरीन एंट्री पॉइंट जो होता था ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, वहीं से लिया गया था। अब पोर्ट ब्लेयर का कॉलोनाइजेशन क्यों किया गया था, इसकी पूरी स्टोरी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई नाम बदला है तो यानी सवाल भी पक्का है। तो आर्किबल्ड ब्लेयर जो होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बुलाया था कि आप अंडमान सी में जाके लेट 19th सेंचुरी में जाके वहाँ सर्वे करके आओ। अब जब ये सर्वे करने आए तो उन्होंने डिस्कवर किया नेचुरल हार्बर, जिसका नाम रख दिया पोर्ट कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर। फिर उन्होंने यहाँ पर पहला अटैम्प्ट लिया कि इस आइलैंड को भी कॉलोनाइज कर लेते हैं, और यहीं पर चथम आइलैंड बना दिया इन्होंने पूरा, ठीक है। फिर ये पोर्ट कॉर्नवालिस से नॉर्थ अंडमान हो गया। ऑब्जेक्शन भी हुआ, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पर 1796 में सेटलमेंट अबेंडन हुई, डिजीज़ और हाई मॉर्टेलिटी फैल गई। 1857 के बाद फिर ब्रिटिशर्स को पिनल कॉलोनी रीओपन करनी पड़ी। फिर यहाँ पर एक जेल बनाई गई वाइपर आइलैंड में, फिर सेलुलर जेल के नाम से काला पानी की सज़ा यहीं पे जाके मिलती थी 1906 पोर्ट ब्लेयर में।
तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी ना सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर, वो ध्यान रखना। एट प्रेजेंट जो सेलुलर जेल है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, नेशनल मेमोरियल एंड म्यूजियम पूरा ख़त्म करके एकदम नया शोकेस करके कुछ नई स्टोरीज वगैरह बनाई गई हैं। तो जो भी हार्डशिप वगैरह जो होती है ना वो सारा यहाँ पर पूरा दिखाया गया था कि कैसे होती थी, कैसे कैसे हम मारे जाते थे। काला पानी की सज़ा अगर कभी देखनी हो तो उसको भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, मतलब बहुत ही पेनफुल तरीके से। फिर यहाँ पर है सागा ऑफ द हीरोइक फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। फ्रीडम फाइटर्स आए, बटुकेश्वर दत्त थे, बरिंदर कुमार घोष थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे। सत्येंद्र नाथ सन्याल थे, वीडी सावरकर थे, इनको जेल में तो डाला था। आप सोचो वीडी सावरकर ने जेल, सेलुलर जेल जिसके बारे में भी आपने पढ़ा है जो पोर्ट ब्लेयर में है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने लिखी है ये जेल में बैठ के। फिर महावीर सिंह थे, मोहन किशोर नामदास थे, मोहित मोहित्रा थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक लड़ी। असैसिनेट करा लॉर्ड मायो का, शेर अली ने असैसिनेट कर दिया था उनका, शेर अली को हैंग किया गया था वाइपर के गिलॉज में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे सारी सेलुलर जेल यहाँ पे स्थित है। लॉर्ड मायो को मारा भी इसी जगह पर गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं ट्राई कलर को होस्ट किया था, जापानीज ऑक्यूपेशन जब हो रहा था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पर, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को प्रोविजनल अंडर सुभाष चंद्र बोस को मिला गया था यहाँ पर। फिर 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ट्राई कलर फहराया था यहाँ पर पहली बारी, ताकि इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम हो जाए। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या करता है बेसिकली, ये होम है इंडिजिनियस ट्राइब्स का, पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ग्रेट अंडमानीज, ऑन्जे, जरावा, सेंटलीज यहीं पे रहती हैं, शॉम्पेन वगैरह, सारी ट्राइब्स के नाम याद रखना। इवॉल्व कैसे हुई, हंडूमन है, बिलीव डेट मलाया सेल वेस्ट टू कैप्चर की स्लेव ट्रेड वगैरह नहीं हो पाए। आफ्टर द इंडियन डीटी हनुमान के नाम पर ये पड़ा है। माँ नक्कावरम अर्ली 11th सेंचुरी चोला डायनेस्टी में यूज़ किया गया था, सदर्न आइलैंड स्ट्रेटेजिक नेवल बेस। नेचुवेन मतलब 13th सेंचुरी के अंदर वेनेशियन एक्सप्लोरर होता था मार्को पोलो, उसको रेफर करा गया है। तो रीनेमिंग रॉस है, नेल है, हेवलॉक आइलैंड है, 2018 में तीनों आइलैंड्स को रीनेम करा गया था। चाहे वो रॉस आइलैंड है तो उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोला हुआ है, नेल आइलैंड है तो उसको शहीद द्वीप बोला हुआ है, हैवलॉक आइलैंड है तो उसको स्वराज द्वीप बोला हुआ है। तो जब चोला एम्पायर नेवल बेस क्रिएट हुआ तो दो आइलैंड, जो देखो आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों होते हैं, क्योंकि आइलैंड ही जो होता है ना वो आपका स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल फ्यूचर होता है। वहीं से तो आप यार ट्रेड करने जाओगे, वहीं तो आपका, और देखो हिस्टोरिकली और कंटेम्प्रेरी दोनों बेसिस पे हमें अपने नेवल पावर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए ना। चोला एम्पायर, आपको जब मैं कभी चोला एम्पायर जिस भी पोर्शन में पढ़ाऊंगी ना आपको समझ में आएगा। इवन अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में या मिडिल हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा पूरा, अगर कराया होगा, मुझे लग रहा है शायद नहीं कराया होगा, तो मैं एक बार चोला एम्पायर का ना आपको समझाऊंगी। बहुत अच्छा है, मतलब इनका नेवल बेस आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत सुंदर है, बहुत तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम शॉर्ट देख लेते हैं मनकीड़िया ट्राइब्स के बारे में। हैबिटेट राइट्स हैं फॉर्मली प्रोवाइड किए गए थे मनकीड़िया उड़ीसा के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के तहत 2006। अच्छा यार गाइस, एक बात और मुझे कहनी थी, आप लोगों की ना कई सारी डिमांड आ रही है कि मैम टेस्ट सीरीज़ करवा दो, या है ना, और जैसे आपकी और आ भी रही थी, वो सब कुछ होगा क्योंकि यार फेस्टिव सीजन था, थोड़ा सा गैप हो जा रहा था एक दिन का वीडियोस में। अब कोई गैप नहीं आएगा, सारा कुछ आपको मटेरियल मिलेगा। 2025 वाले जो भी बच्चे हैं, यूपीएससी दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो या किसी स्टेट एग्ज़ाम को दे रहे हो या कहाँ पर भी आपका जहाँ भी करंट अफेयर यूज़ होता है, तो आप चैनल पर बने रहो, सब तरह के मटेरियल आपको मिलेंगे चैनल पर। ठीक है, तो बस काम ये करना है कि आप ना जुड़े रहो चैनल से, ताकि आपको, एक तो ना सब्सक्राइब इसीलिए मैं करने को कहती हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, वीडियो मैम ले आएंगे तो आप उसको तुरंत देख लोगे। अच्छा, मनकीड़िया ट्राइब बेसिकली क्या है, देखो ये हैबिटेट है, उड़ीसा के अंदर रहती है और इनको इसी एक्ट के तहत इनको ना जोड़ा गया है, क्योंकि देखो है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, सेमी नोमैडिक शेयर बिरहोर ट्राइब से करती है। अच्छा, इनको ना मंकी कैच करना, बर्ड्स को कैसे ट्रैप करना है, छोटी छोटी एनिमल्स को, ये कम्युनिटीज़ में माहिर होती है। और देखो आप मेरी बात सुनो, आपको यहाँ बैठ के लग रहा होगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। whenever you are in the forest area, this is very important how to trap them। कई बार बड़ा काम ख़राब करते हैं ये, तो इनकी स्किल काम आ जाती है। ये रहते पता है कैसे हैं, डोम शेप्ड लीफ हट्स में रहते हैं, कुंबा कहते हैं, अपने घर नहीं बोलते उसको, बोलते हैं कुंबा जा रहे हैं हम। लैंग्वेज कैसी बोलते हैं, जो भी इनकी बिलोंग करती है ना, अपनी एस्ट्रो
ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप मुंडा ब्रांच से वही वाली भाषा ये बोलते हैं। अच्छा, उड़ीसा में फेमाइन 1966 को याद क्यों दिलाया जा रहा है, ध्यान से सुनना। दिस फेमाइन सिवियरली अफेक्टेड उड़ीसा, किलिंग 1/3 ऑफ उड़ीसा टोटल पॉपुलेशन। सोचो आप, 1/3 पॉपुलेशन उड़ीसा की इस फेमाइन के कारण 1866 में मारी गई थी। इसको ना अंका फेमाइन भी बोलते हैं, क्योंकि गजापति दिव्य सिंह देवा 9th रीजनल एयर के अंदर ये हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत केयरलेसनेस थी। उन्होंने नेचुरल इकोनॉमिक डिज़ास्टर में कोई मदद नहीं करी थी। और एक कमिश्नर उस वक्त होता था थॉमस एडवर्ड रेवनशॉ, इसको खूब पिटाई करनी चाहिए, इसने कोई ढंग का एक्शन नहीं लिया था उस समय पर। इसी के टेन्योर पे हुआ था ये काम। और आफ्टरमैथ क्या है इसके? पूरी कैनाल, कोस्ट कैनाल, हुगली रिवर पे कनेक्ट करा हुआ मिलता है। थॉमस एडवर्ड इस्टेब्लिश किए नंबर ऑफ वंडर को द स्कूल्स इन रूरल एरियाज विद एन एम्फेसिस ऑन उड़िया लैंग्वेज। बाद में जाके जब इसको लगा ना यहाँ पर तो ठीक से काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, क्या करते। बाद में इन्होंने फिर इस्टेब्लिश किए थे नंबर ऑफ जो भी ना अपनी भाषा में उड़िया भाषा के रूरल स्कूल खोल दिए उड़िया लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। कटक जिला स्कूल को इन्होंने रेवनशॉ कॉलेज बनाया था। अपना तो देखो फिर नाम आगे करते ही है ना, इतना तो इनको शौक होता ही है। बट इस फेमाइन में जब इतने लोग मर रहे थे तो फिर कहाँ थे आप, है ना। बट चलो आगे इन्होंने किया, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, अनुभव अवार्ड्स क्या होता है? 7th इसका ना अनुभव अवार्ड की सेरेमनी थी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ये डिपार्टमेंट है। ये बेस्ड ऑन अनुभव राइटअप, शेयर ऑफिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस लिखना। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं, अनुभव पोर्टल पे लिखा गया था। इनका काम क्या है? गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना, फ्यूचर में कैसे होगा, रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को कैसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है फाइट चेस ओलंपियाड के ऊपर। तो इंडियन कॉन्टिजेंट का ने ना गोल्ड जीता बोथ ओपन एंड वुमेन कैटेगरी में 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड के अंदर। अब क्या है ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ बुदापेस्ट हंगरी में। 44 चेस ओलंपियाड है, फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ चेन्नई के अंदर। जो ट्रॉफी है फॉर द विनिंग टीम ओपन सेक्शन हैमिल्टन रसल कप खेला गया, और एक वुमेन सेक्शन के लिए खेला गया वीरा मेंचेक कप। फाइड क्या है बेसिकली? फाइड बेसिकली इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है आपको। गवर्निंग बॉडी है ये, यही चेस को पूरा हैंडल करती है। इंटरनेशनल चेस के कंपटीशन को कैसे रेगुलेट करना है वो यही बॉडी करती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड। फिर इसमें नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ये एनजीओ की तरह काम करती है। 1999 में इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज करके बनाया था। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज़ रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावर ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने ये लेकर आया, और इनका काम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस को एम्पावर करना, नॉलेज उनकी यूज़ करना, उनके करियर को और डेवलप करना। उनकी देखो उसके बाद वो बेचारे जॉब कैसे करें, कहाँ करें, उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो 20 से जो 50 साल के जो रिटायर्ड एथलीट्स होते हैं वो इस मेडल में रिसीव करने में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल दिए जाते हैं उनको। तो 2 लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास इसके लिए, रिटायर्ड के लिए। तो 12वीं पास होने चाहिए वो, 11वीं पास या अब उनको मिलते हैं। हाइब्रिड मोड, सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये सब करवाया जाता है। और प्लेसमेंट के लिए इनको असिस्टेंस दी जाती है। इनको इस पर इवन ये भी समझाया जाता है कि अगर आप अपना कोई आइडिया लाए हो, तो कुछ बिजनेस अगर खुलवाना हो ना, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर अगर उसमें भी रीसेट प्रोग्राम के तहत ऐसे रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स को एम्पावर किया जाता है। तो गाइस आज के लिए कल्चर वाला पोर्शन इतना ही। कल हम एथिक्स करेंगे। डू नॉट स्किप एनी वीडियोज़ ऑफ एथिक्स और एनी टॉपिक मत छोड़ो आप, क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे ना देन यू विल रियलाइज वाई मैम टेलिंग एवरी डे टू लिसन एवरी वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।